हेलो हाय गाइस, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट जयपुर। आज का जो अपना जो टॉपिक है वो है रूरल सेटलमेंट, ग्रामीण अधिवास। ग्रामीण अधिवासों के बारे में आज अपन डिटेल से जानेंगे, किस प्रकार के उनके जो प्रतिरूप हैं, उनके जो प्रकार हैं, और अधिवास किसे कहते हैं, मानव अधिवास क्या है, इन सभी के बारे में आज डिटेल से जानने वाले हैं इस वीडियो में। और आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि और लोगों को भी फायदा मिल सके। आज मैं छोटी से छोटी जानकारी देने वाला हूं ग्रामीण अधिवास के बारे में। आपको इस तरीके से मैं आज बताने वाला हूं, चाहे आप क्लास 11th 12th जिसके पास ज्योग्राफी है, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, बीए बीएड सेकंड ईयर, या कंपटीशन एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए जो ये क्लास है इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज एक बार लास्ट तक जरूर देखें, आपके लिए ये वीडियो है बहुत ही काम की होने वाली है। आप इस वीडियो को जो है ये क्लास इसको व्यर्थ ना समझे। देखो, ग्रामीण अधिवास, तो सबसे पहले समझते हैं मानव अधिवास को कि मानव अधिवास क्या होता है। मानव अधिवास क्या होता है? मानव अधिवास होता है कि सामाजिक जीवन के रूप में रहने के लिए मनुष्य द्वारा बनाए गए निवास को मानव अधिवास कहते हैं। कि जो इंसान है उसकी प्रकृति होती है कि वो एक सामाजिक होता है। इंसान जो होता है वो सामाजिक होता है, एक समाज के रूप में बीच में है, वहां रहता है। तो इसमें डेफिनेशन बताई गई कि सामाजिक जीवन के रूप में रहने के लिए मनुष्य द्वारा बनाए गए निवास स्थल को, स्थान को ही क्या कहते हैं? मानव अधिवास। तो यह आपको पता लग गया होगा कि मानव अधिवास किसे कहते हैं। ग्रामीण अधिवास पढ़ने से पहले कुछ जो टॉपिक हैं बेसिक, तो बेसिक को पहले मैं क्लियर कर देता हूं। इसके बाद देखो, सेटलमेंट, अधिवास क्या है। मानव अधिवास पढ़ लिया आपने, लेकिन आपको यह नहीं पता कि अधिवास क्या है, तो आप क्या पढ़ाओगे? ग्रामीण अधिवास क्या बताओगे ग्रामीण अधिवास के बारे में, जब आपको अधिवास पता नहीं। सेटलमेंट की जो परिभाषा है वो मैं आपको बता देता हूं कि जो मानव समुदाय के रहने योग्य जो घरों के जो समूह हैं, घरों के समूह को सेटलमेंट अधिवास कहते हैं। कि मानव जहां रह सके, वहां अपनी आर्थिक क्रियाएं कर सके, अपना जीवन निर्वाह कर सके, अपना जीवन यापन कर सके, उसे कहते हैं अधिवास। अधिवास की जो परिभाषाएं हैं वो मैं आपको और बता देता हूं। हडसन, जो हडसन है भूगोलवेता, उनके अनुसार आप इंपॉर्टेंट जो परिभाषाएं हैं वो लिख लीजिए। एक हडसन की कई बार पूछ लिया जाता है। हडसन हडसन ने कहा कि भूमि का वह भाग, क्या कहा? कि भूमि का वह भाग जो मानव के बसाव के लिए प्रयुक्त होता है उसे अधिवास कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवास। जैसे ये स्थान है, यहां पर मानव बस सकता है, ये कंडीशन को ही हडसन ने अधिवास कहा। कि जो ऐसी भूमि, ऐसा क्षेत्र जहां मानव रह सकता हो, बच सकता हो, उसे ही अपन अधिवास कहेंगे। अधिवास के बाद में मैं आपको बताऊं अधिवास के तत्व। लिख लो, अधिवासों के तत्व समझो। अधिवासों के तत्व का मतलब क्या है, पहले इसे समझ जाओगे तो अधिवासों के तत्व को भी जो तत्व हैं उन्हें भी आप समझ जाओगे। कि अधिवास जो है वो कहां बनेंगे, किस क्षेत्र में निर्मित होंगे, उनकी क्या कंडीशन होगी, ये जो सभी चीजें अपन हैं, जो अधिवासों के जो प्रतिरूप हैं, उनका निर्माण किस क्षेत्र में होना है, ये कौन सी जो चीजें हैं वो डिसाइड करती है, वही अधिवासों के तत्वों में आती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अधिवास स्थल, स्थल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? अधिवास स्थल। स्थल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझने की कोशिश करिएगा। देखो, अधिवास स्थल अधिवासों के तत्व क्यों हैं, अधिवासों को किस प्रकार से जो है वो प्रभावित करते हैं। जैसे हिमालय जो पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहां किस प्रकार के अधिवास होंगे, वो पहाड़ी भाग है तो वहां के हिसाब से ही होंगे ना।
और जैसे गंगा का मैदान है तो वहां अलग अधिवास होंगे और पहाड़ी क्षेत्र में अलग अधिवास होंगे। तो ये कौन डिसाइड करेगा? अधिवास स्थल डिसाइड करेगा। तो पहला तत्व क्या हो गया? अधिवास स्थल। दूसरा जो अपने तत्व ले ले, इंपॉर्टेंट तत्व है, वो कौन है? मनुष्य। मनुष्य जो है वो क्या है कि एक महत्वपूर्ण घटक मान लीजिए आप, अधिवासों का जो है वो महत्वपूर्ण घटक के रूप में आप मनुष्य को मान सकते हैं, जो अपने उद्देश्यों को निर्धारित करने, अपना जीवन यापन करने और अपना जीवन चलाने के लिए अधिवासों का निर्माण करता है। वो कहाँ करेगा, किस क्षेत्र में जो है उसका जीवन यापन सही ढंग से होगा, तो वो उसी क्षेत्र में अधिवासों का निर्माण करेगा। तो जो मनुष्य है वो एक महत्वपूर्ण अपने घटक मान सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं तो उस बात कर सकता हूं समाज की। इसकी बात कर सकता हूं समाज। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अधिवासों को समाज किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, वो किस प्रकार से जो है वो उसके तत्व हो सकते हैं। देखो, समाज जो है वो अधिवासों को एक संगठित रूप में प्रयुक्त करता है कि जो मानव है वो कहां रहता है? वो रहता है समाज में। किसमें रहता है? समाज में। और ये समाज जो है वो इस मानव को एक साथ जोड़कर रखता है। क्या कर रखता है? एक साथ जोड़कर रखता है। तो समाज जो है वो क्या हो गया? अधिवासों का तत्व हो गया कि जो समाज है वो मानव को जोड़कर रखेगा, अधिवासों को जोड़कर रखेगा। रखेगा कि नहीं? मानव को रखेगा, तो मानव ही अधिवासों का निर्माण करेगा, और जब मानव अधिवासों का निर्माण करेगा तो वो उन्हें जोड़कर रखेगा। तो क्या हो गया? समाज किसका तत्व हो गया? अधिवासों का तत्व हो गया। इसके बाद बात करूं तो बात करता हूं प्राकृतिक पर्यावरण। किसकी बात करने वाला हूं? प्राकृतिक पर्यावरण की। मानव जो अधिवास है वो किसके अनुरूप विकसित होते हैं? वो होते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के अनुरूप विकसित होंगे। क्या होंगे? प्राकृतिक पर्यावरण के अनुरूप ही जो है वो विकसित होंगे। देखो, जो पर्यावरणीय जो दशाएं हैं वो अधिवासों के अनुकूल होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? कि आप उदाहरण ले लीजिए कि किसी रेगिस्तान में आप चले जाते हैं तो वहां के जो वातावरण है वो गर्मी का है, या आप अंटार्कटिका की तरफ चले जाइए वहां शीत है, तो वहां अधिवास किस प्रकार के होंगे? ये पर्यावरण पर डिपेंड करता है। ये वहां के मौसम पर, वहां के वातावरण पर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार के अधिवास होने चाहिए। तो आपको क्या है कि रटना नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझना होगा। ग्रामीण टॉपिक था ग्रामीण अधिवास, तो सबसे पहले अधिवासों के बारे में बता रहा हूं कि अधिवास किस प्रकार। तो अधिवास को समझ जाओगे तो ग्रामीण अधिवास को अपने आप ही आप समझ जाओगे। तो ये थे अधिवासों के तत्व। अभी इसके बाद पढ़ेंगे अपन ग्रामीण अधिवास। इसमें ही एक टॉपिक देख लीजिए कि अधिवासों के उद्भव और विकास को किस प्रकार से कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं वो प्रभावित करते हैं जो अधिवासों के उद्भव को। किसके? अधिवासों के। तो प्राकृतिक कारणों को अपन मद्देनजर रखते हुए बात करें। प्राकृतिक कारणों में सबसे पहले अपन ले लेते हैं स्थलाकृति। अभी मैंने स्थलाकृति के स्थल के बारे में समझाया, वही चीज है, ज्यादा दिमाग पर बोझ डालने की जरूरत नहीं है। देखो, स्थलाकृति का मतलब है कि जहां पर या तो जमीन ऊबड़ खाबड़ है या प्लेन है, तो जहां ऊबड़ खाबड़ होगी वहां मानव अधिवास का विकास कम होगा, और जहां जमीन प्लेन होगी तो वहां जो है मानव अधिवासों का जो है वो विस्तार होगा। क्या होगा? विस्तार होगा। तो ये आपको इतना सा जो है वो शॉर्ट रूप में समझ लेना है। यदि दूसरे की मैं बात करूं तो दूसरा अपन कारण ले सकते हैं जलवायु का। जलवायु मैंने पहले ही आपका क्लियर कर चुका है, ये जलवायु वाला भी, कि किस प्रकार कि जैसे एक तो अपन रेगिस्तान की तरफ चले जाएं, हाँ, और एक ऐसे जलवायु में चले जाएं जहां मानो ना तो गर्मी पड़ती हो ना ज्यादा अधिक सर्दी पड़ती हो, मतलब तापमान है वो सम रहे, और ना ज्यादा अधिक शीत हो। जहां अधिक शीत होगी तो वहां क्या होगा? अधिवास नहीं होंगे। जिस प्रकार मैं आपको बता दूं कि अपने जनजातियां पढ़ी होगी अपनी जो पिछली वीडियो थी उसमें, तो जनजातियों के बारे में मैंने बताया था कि किस प्रकार जो एस्किमो जनजाति की जो वो अधिवास हैं तो वो
क्या है कि जो शीत ऋतु में रहते हैं, ऐसे कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में रहते हैं, जहाँ पर क्या है कि उनके जो जीने की जो ढंग है, वो अच्छे से उनका जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। तो वहाँ क्या है कि अधिवास कम पनपते हैं। वहाँ पे जो अधिवास हैं वो कम कम पनपेंगे। और जैसे आप देख लो इंडिया की तरफ देख लो, चाइना की तरफ देख लो, तो यहाँ क्या है मौसम अनुकूल है, तो यहाँ आपको अधिवास जो है वो बड़े विस्तृत आपको मिलेंगे। तो ये जलवायु के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा की अपन बात करें तो तीसरा हो गया जल पूर्ति। देखो जल पूर्ति इंपॉर्टेंट है। क्या है? जल पूर्ति इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट है कि जल ही जीवन है और जल के बिना मनुष्य एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। देखो जल जो है वो क्या है कि नेसेसरी है, कॉमन चीज है जल। आपको पता होगा कि जहां जल नहीं है तो वहां कौन रहेगा। जैसे रेगिस्तान है, अपने भारत में ही देख लीजिए, जो रेगिस्तान है थार का मरुस्थल, तो उसमें जो अधिवासों का निर्माण होता है बहुत ही विरल। कुछ जगह जहां तालाब बना हुआ है वहां उसका निर्माण होगा, तालाब के चारों ओर, तो वो उसे क्या बोलेंगे? वृत्ताकार अधिवास। किस प्रकार का? वृत्ताकार अधिवास। और त्रिभुजाकार नहरों के जो समांतर होंगे तो उसे समांतर अधिवास। इस प्रकार से जो जल के जो स्रोत हैं उनके निकट आपको अधिवास ज्यादा मिलेंगे। तो कंडीशन क्या होगी कि जल के अनुसार ही अधिवासों का निर्माण होगा। जल एक महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाता है। अगले की बात करें तो अगला जो है वो है पशु। अगले की बात करें तो पशु। पशु किस प्रकार जो है मानव अधिवासों को प्रभावित करते हैं। तो पशुओं को जिस प्रकार जो पालतू जानवर हैं तो उनसे हमें जो है वो खाद्य जो सामग्री है वो प्राप्त हो रही है, और हम उसे दूसरी जगह पर जो उसकी खाद्य सामग्री को दूध हुई, मिल्क हुआ, घी हुआ, तो इसे अपन बेचकर जो है वो अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो डिपेंड करती है वो सभी चीजें हैं कि इसलाह करती जलवायु, जल पूर्ति और पशु। उस प्रकार जो अपन ये प्राकृतिक कारण थे। और मानवीय कारक की बात करें तो मानवीय कारकों में आ जाते हैं कि आर्थिक कारण क्या होगा, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, कुछ जो शहरी हैं वो उनका कारण होगा। तो किस प्रकार है कि आर्थिक कारण में तो जहाँ जो जो सोसाइटियां जो होती हैं उनके अकॉर्डिंग होगा, राजनीतिक कारण होगा। तो इसी प्रकार से है। अब पढ़ते हैं ग्रामीण अधिवास किस प्रकार से हैं, इनके जो प्रतिरूप किस प्रकार से हैं, इनके प्रकार जो हैं वो किस प्रकार से हैं। देखिए तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इतनी मेहनत के लिए जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करें। वीडियो को आपसे लोग जो हैं वो शेयर नहीं करते हैं। तो ग्रामीण जो अधिवासों को है बेसिक चार डिवाइड किया गया है, चार भागों में। सबसे पहला जो अपन जो भाग देखने वाले हैं वो है प्रकीर्ण अधिवास। प्रकीर्ण अधिवास नाम से ही पता चल रहा होगा, प्रकीर्ण अधिवास। उसके बाद बात करेंगे सघन या एकत्रित अधिवासों की, फिर उसके बाद बात करेंगे पल्ली अधिवासों की, फिर उसके बाद बात करेंगे अर्ध सघन अधिवासों की। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रकीर्ण अधिवास। देखो प्रकीर्ण अधिवास, प्रकीर्ण अधिवासों को समझिए। प्रकीर्ण जो अधिवास हैं वो किन्हें कहते हैं कि जहां पर दो चार ग्रह हों, ऐसी जगह जहां पर दो चार ग्रह हों, उन ग्रहों के समूह को प्रकीर्ण अधिवास कहते हैं। ऐसे ग्रह जो है, ऐसे अधिवास हैं, वो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ मिलते हैं, वो देख लीजिए। पहाड़ी क्षेत्रों में। कहाँ मिलते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में आपको मिलेंगे किस प्रकार की? प्रकीर्ण अधिवास। दूसरी बात, बंजर भूमि, जहां बंजर भूमि होगी वहां पर मिलेंगे प्रकीर्ण अधिवास। उसी प्रकार जो कृषक लोग हैं तो वो जो है खेतों में बस जाते हैं, जाके गांव को छोड़कर जो खेतों में बस जाते हैं, तो आपको वो ढाणियों के रूप में आपको जो है प्रकीर्ण अधिवास आपको मिलेंगे। तो ये था प्रकीर्ण अधिवास। ये दूसरा दूसरा है सघन अधिवास। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है सघन अधिवास। सघन अधिवास, सघन का मतलब है कि पास 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 होगा। सघन वन, सघन वन जो जहां पेड़ पौधे हैं, ज्यादा हैं, बहुत अधिक मात्रा में है, वो उसी प्रकार से होगा सघन। प्रकीर्ण का मतलब होगा विरल, मतलब दूर दूर, कुछ मात्रा में। तो सघन अधिवास जो है वो आप एक गांव को सघन अधिवास की संज्ञा दे सकते हैं कि जहां पर कुछ मात्रा में, अधिक मात्रा में जो लोग रहते हैं, लोगों का समूह रहता है, उसे क्या कहते हैं? सघन अधिवास। जहां पर जो है
वो जो कृषि जो है वही अर्थव्यवस्था होती है वहाँ की। और सघन अधिवासों की मैं एक बात बता दूं आपको विशेषता कि यहाँ पर किसी भी सभी प्रकार की जो जातियां पाई जाती हैं। जैसे आप एक गांव में देख लीजिए, उसी गांव को अपन किसकी संज्ञा दे सकते हैं? सघन अधिवास की। तो आपको सिंपली याद रखना है कि गांव गांव आपको याद रहेगा, तो गांव को किसकी संज्ञा दे सकते हैं? सघन अधिवास की। तो गांव की किस प्रकार की विशेषताएं हैं कि वहां के जो अधिवास हैं वो एक साथ मिले हुए हैं, किसी जो चौपाल है तो उसके चारों ओर बसे हुए हैं, वो किस प्रकार के हैं? तो उसे अपन कह सकते हैं सघन अधिवास। तीसरा अपन बात करें पल्ली अधिवास। किसकी? पल्ली अधिवासों की। पल्ली अधिवास। देखो पल्ली जो अधिवास हैं वो क्या होंगे? ये सबसे जो छोटी आकार की एक सघन बस्ती होती है। क्या होती है? बस्ती। जिसे अपन बोल सकते हैं, जैसे गांव होगा वो क्या होगा? सघन अधिवास। दूसरी बात, पल्ली जो अधिवास में क्या आएगी? बस्ती आएगी। क्या आएगी? बस्ती। कि एक जो सबसे छोटा आकार की जो सघन बस्ती है, जिसे अपन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कहते हैं? ढाणी। ग्रामीण क्षेत्रों में ढाणी कहते हैं। कि गांव से दूर आकर जो बस जाते हैं ढाणी, उसे अपन कहेंगे पल्ली अधिवास। तो इनकी अर्थव्यवस्थाओं का जो साधन है वो क्या होता है? इनकी अर्थव्यवस्थाओं का साधन होता है कृषि। कृषि से या पशुपालन से अपना क्या है कि जीवन यापन अपना गुजारा करते हैं, कृषि से और पशुपालन से। इनमें मुख्यतः जो होते हैं वो कृषक लोग होते हैं। आपको ये चीजें याद रखनी है। ये 3-4 टॉपिक यदि आप याद रखोगे तो आपको क्या है कि तुरंत याद आ जाएगा पल्ली अधिवास। इसके बाद जो बात करूं तो अर्ध सघन। क्या? अर्ध सघन। अर्ध सघन का मतलब समझ रहे होंगे। अर्ध सघन का मतलब होता है कि जब किसी गांव विशेष में स्थित विभिन्न जातियों के मकान एक दूसरे से कुछ दूरी पर बने हुए होते हैं तो उसे कहते हैं अर्ध सघन। जैसे कुछ विशेष जातियां, कि इस जाति के लोग हैं, यहां पर समझिए, ये एक जाति के लोग हैं, ये यहां पर बसे हुए हैं, और दूसरे इस जाति के लोग जो हैं वो यहां पर बसे हुए हैं। कहां बसे हुए हैं? यहां पर बसे हुए हैं। तो इसे किस रूप किसकी संज्ञा देंगे? इसे देंगे अर्ध सघन जो है अधिवास, उसकी संज्ञा देंगे। के नजदीक बसे हुए हैं, तो इस प्रकार से जो है उनका वितरण होता है, तो उसे अपन कह सकते हैं अर्ध सघन अधिवास या अपखंडित। याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है अपखंडित अधिवास, तो इसे क्या कहेंगे? अपखंडित या अर्ध सघन अधिवास भी कहते हैं। अब बात कर रहे हैं ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों की। किसकी? ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों की। अब लिख सकते हो अधिवासों के प्रतिरूप। प्रतिरूप का मतलब होगा कि वो किस प्रकार के दिखते हैं। जब उन्हें ऊपर से देखा जाए तो वो किस प्रकार के नजर आते हैं, कौन सी आकृति में नजर आते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? प्रतिरूप। ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप। बिल्कुल डायग्राम के अनुसार मैं आज आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए आयताकार प्रतिरूप। कौन सा? आयताकार। आयताकार। कौन सा प्रतिरूप? आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप के बारे में कुछ जो बातें हैं वो सुनिए। देखो आयताकार प्रतिरूप बनता कैसे है कि यदि कोई नदी जा रही है, यहां से आप मान लीजिए ये नदी है, तो यहां जो है इस भाग में जो है बनने वाला जो प्रतिरूप होगा, यहाँ मकानों किस प्रकार बनेंगे? वो एक आयताकार रूप में यहाँ पर जो मकानों का निर्माण है वो होगा। उसी प्रकार मैं एक और बात बता दूं आपको कि जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में जो बनने वाले मकान हैं वो भी एक आयताकार के रूप में ही होंगे, जिन्हें अपन आयताकार जो प्रतिरूप की संज्ञा दे सकते हैं। दूसरी जो प्रतिरूप में आते हैं वो है रेखीय प्रतिरूप। कौन से? रेखीय प्रतिरूप। प्रतिरूप देखो रेखीय प्रतिरूप। अब रेखीय जो प्रतिरूप है वो किसके किनारे होंगे? जैसे कोई नहर है, नहर है तो नहर के दोनों साइड हो सकती है, यहां भी हो सकते हैं घर और यहां भी हो सकते हैं। तो ये क्या होगा कि ऊपर से देखने पर एक रेखा के रूप में लगेगा, तो इसे अपन क्या कहेंगे? रेखीय प्रतिरूप। यदि कोई मुख्य जो सड़क है, मुख्य सड़क है, उसके दोनों किनारों पे जो है मकान बने हुए हैं, अधिवास बने हुए हैं, तो उसे क्या कहेंगे कि ग्रामीण अधिवासों के रेखीय प्रतिरूप। इसके बाद में मैं बात करता हूँ तीसरा जो है वृत्ताकार। वृत्ताकार। वृत्ताकार प्रतिरूप। वृत्ताकार जो प्रतिरूप है अक्सर कई जगहों पर देखने को मिलते हैं। वो कैसे? कि जैसे कोई गांव है, कोई गांव है और उस गांव में
आप मान सकते हो कि कोई कुआं है प्रसिद्ध या चौपाल है, तो उसके जो चारों तरफ है वो किसका निर्माण होगा? नगरों का, जो घरों का। जैसे ये कुआं है, कोई धार्मिक स्थल है, कुआं है, आप इसे बावड़ी भी बोल सकते हैं, चौपाल भी बोल सकते हैं। तो वहां पर होता है वृत्ताकार प्रतिरूप। इस प्रकार से जो है यहाँ पर अधिवास, जिनका मुंह है इधर होगा, ये हो जाएंगे वृत्ताकार प्रतिरूप। अच्छे से समझिए। इसके बाद मैं चौथे बात करूं, जो चौथा आप प्रतिरूप लिखने जा रहे हो वो आप लिख लीजिए त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। पांचवा लिख लीजिए तारा प्रतिरूप। अब तारा प्रतिरूप किस प्रकार से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि तारा प्रतिरूप किस प्रकार से त्रिभुज का प्रतिरूप है वो किस प्रकार से बनते हैं। जैसे ये एक मुख्य जो सड़क है, फिर ये एक सड़क ये वाली है, तो अधिवासों का जो निर्माण है वो इस कदर होगा, इनके किनारे किनारे। तो ये जो है एक त्रिभुज का जो ट्रायंगल बना लेती है, तो इसे कहेंगे त्रिभुजाकार प्रतिरूप। उसी प्रकार तारा प्रतिरूप किस प्रकार होगा? देखिए तारा प्रतिरूप, ये कोई गांव का मानो आप चौपाल है, तो यहां से गांव में ये रोडें जा रही है, ये सड़कें जो हैं वो जा रही है, तो क्या होगा कि इनके अंदर सड़कों के किनारे बनेंगे घर। तो उसे अपन दूर से देखने पर ये कैसा प्रतीत होता है? एक तारे के समान इसकी आभा प्रतीत होती है, तो इसे अपन कह सकते हैं तारा प्रतिरूप। तो ये थे कुछ ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप। तो आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। और अपना जो अगला टॉपिक होगा वो नगरीय अधिवासों के बारे में होगा, कि नगरीय अधिवासों के किस प्रकार से प्रतिरूप बनते हैं और उनकी जो किस किस जो भूगोलवेताओं ने क्या क्या परिभाषाएं दी है, सारी डिटेल है, पूरी डिटेल जो है वो समझने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।